अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। ये एक मॉक एपिक है जो अलेक्जेंडर पोप ने ऑगस्टन एज में लिखी। 1712 में इसको पब्लिश करवाया गया और ये एक मॉक किया गया है एपिक ट्रेडिशन को। और ये स्टोरी एक रियल इवेंट पे बेस्ड है। तो अलेक्जेंडर पोप जो है 1688 में पैदा हुआ और 1744 में इसकी डेथ हो रही है। 1688 अगर आप फोकस करें तो ये एक बहुत मशहूर साल रहा। इसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद ऑगस्टन पीरियड में ये अलेक्जेंडर पोप लिख रहा था 1701 से लेके 1745 तक। ऑगस्टन पीरियड कहलाता है 18th सेंचुरी, इनफैक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 1745 तक ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पोप कहलाती है। उसके बाद 1784-85 तक का जो टाइम पीरियड है, अगले 40-45 साल, वो एज ऑफ जॉनसन कहलाते हैं या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहलाते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप जो था ये जोनाथन स्विफ्ट का बहुत क्लोज फ्रेंड था। जोनाथन स्विफ्ट जो कि जिसने गलीवर्स ट्रैवल्स लिखी थी और वो बिटर सेटायर थी सोसाइटी पे, तो उसी वजह से इस एज को एज ऑफ सेटायर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप को एक बीमारी थी जिसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर इसकी गर्दन जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई थी आगे को, और इसका जिसको पंजाबी में हम कह सकते हैं कि कुब निकला हुआ था कमर से, बेंड थी थोड़ी सी कमर इसकी। और इसकी हाइट जो थी वो 4 फीट के करीब थी, 4 फुट के करीब। उसके अलावा अलेक्जेंडर पोप ने ओडिसी जो होमर ने लिखी थी और एनेड जो कि वर्जिल ने लिखी थी, ये दोनों एपिक्स हैं, ओडिसी और एनेड, इन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। उसके बाद इसका फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक, वो तो है ही जो हम अब पढ़ेंगे। बैकग्राउंड अगर डिस्कस कर लें रेप ऑफ द लॉक का, तो एक्चुअली दो कैथोलिक फैमिलीज़ थी। एक फैमिली फर्मर्स थी और दूसरी पीटर्स थी। अभी फर्मर्स की एक लड़की थी जिसका नाम एराबेला फर्मर था, और पीटर्स का एक लड़का था जिसका नाम लॉर्ड पीटर था। किसी एक पार्टी पर इस लॉर्ड पीटर ने इस एराबेला फर्मर के बालों की एक लॉक काट दी, एक लिट इसके बालों की काट दी। और ये इंसिडेंट हुआ 1711 में, और वो बाल काटने की वजह से इन दोनों कैथोलिक फैमिलीज़ में बहुत स्वेर किस्म की लड़ाई शुरू हो गई, बहुत सीरियस लड़ाई शुरू हो गई। अब इन दोनों फैमिलीज़ का एक मुश्तरका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम जॉन कैरल था। और ये जॉन कैरल अलेक्जेंडर पोप का भी फ्रेंड था। उसने ये सारा इंसिडेंट विटनेस किया, देखा, गौर किया, नोट किया, और ये अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर पोप को उसने बताया कि इस तरह का एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है। तो अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि उसने ओडिसी भी ट्रांसलेट की इंग्लिश में और एनेट भी ट्रांसलेट की, उसको एपिक ट्रेडिशन की समझ बूझ थी, उसको पता था कैसे एपिक लिखी जाती है और क्या क्या होता है उसमें। तो उसने वहाँ से एपिक ट्रेडिशन ली और यहाँ से ये फ़नी स्टोरी ली, फ़नी इंसिडेंट, और एक मॉक एपिक लिख दी उसी एपिक अंदाज में। इसको एक फ़नी स्टोरी की फॉर्म में लिख दिया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था रेप ऑफ द लॉक का। 1711 में वो असल इंसिडेंट हुआ जो लॉर्ड पीटर ने एराबेला फॉर्मर के बाल काटे, और 1712 में अलेक्जेंडर पोप ने ये रेप ऑफ द लॉक के पहले 2 कैंटोज पब्लिश करवा दिए। और उससे 2 साल बाद 1714 में इसने बाकी 3 कैंटोज भी पब्लिश करवा दिए। तो रेप ऑफ द लॉक के टोटल जो कैंटोज हैं वो 5 हैं। कैंटो हम कहते हैं सेक्शंस को, जिस तरह किसी पोइट्री के सेक्शंस होते हैं उनको हम कैंटोज कहते हैं। जिस तरह ड्रामा के अंदर एक्ट्स होते हैं, यहाँ पे कैंटोज होते हैं। अब रेप ऑफ द लॉक की स्टोरी पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। 5 कैंटोज हैं, हर कैंटो में अलग अलग स्टोरी चल रही है। मतलब स्टोरी मूव ऑन कर रही है तो अलग सीन्स चल रहे हैं। कैंटो 1 में सुपर नेचुरल मशीनरी दिखाई गई है। सुपर नेचुरल मशीनरी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है बेलिंडा का। बेलिंडा इनफैक्ट उसी औरत एराबेला फर्मर की रिप्रेजेंटेशन है जिसके बाल काटे गए थे। तो बेलिंडा उठती है नून के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे। और रेप ऑफ द लॉक के टेक्स्ट में ये बताया गया है कि लवर्स वेक एट नून। लवर्स जो हैं वो दोपहर के वक्त जागते हैं, क्योंकि सारी रात दोपहर के वक्त जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, क्योंकि सारी रात वो जागते रहते हैं, इसीलिए वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो नून के टाइम पे उठते हैं, लवर्स वेक एट नून। जब बेलिंडा उठती है तो उठते ही सबसे पहले इसकी आंखें एक बिलेट डो पे पड़ती हैं। एक इसका लव लेटर होता है इसके टेबल पे, साइड टेबल पे पड़ा हुआ, उस पे पड़ती हैं, जो इसके आशिकों ने इसको भेजा हुआ है, इसके लवर्स ने
जो इसको लेटर्स भेजे हुए हैं उन पे इसकी नज़र पड़ती है। और फिर साथ ही बताया जाता है कि इसका डॉग जो है वो इसके साथ इसके बेड पे सोया हुआ है, उसका नाम शॉक है, इसके डॉग का नाम। और फिर अचानक बताया जाता है कि एक सिल्फ है। ये सिल्फ क्या होती है ये भी हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, आगे जाके सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। एक सुपर नेचुरल बीइंग दिखाया गया है, जिस तरह फेरीज होती हैं, वो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया, एक सुपर नेचुरल सा सिल्फ जिसका नाम एरियल है। वो बेलिंडा के ख्वाब में घुस गया था और उसके ख्वाब में घुस के खूबसूरत नौजवान बन के उसने कहा कि मेरा नाम एरियल है, और उसने सारी स्टोरी बताई कि इस तरह तुम्हारे ऊपर कोई डिज़ास्टर इम्पेंडिंग है, कोई डिज़ास्टर, कोई बुरी चीज़, तुम्हारा कोई डाउनफॉल आने वाला है, तुम पर कुछ बुरा होने वाला है। तो ये बेलिंडा उठकर जब नींद से उठती है सबसे पहले लव लेटर्स देखती है, उसके बाद सोचती है उसी ख्वाब के बारे में, और फिर वो उसको भूल जाती है और तैयार होना शुरू हो जाती है, मेकअप करना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने एक पार्टी पर जाना है, हैम्पटन कोर्ट, HAMPTON, हैम्पटन कोर्ट में एक पार्टी है, इसने वहाँ पे जाना है, तो इसलिए ये तैयार होना शुरू हो जाती है। ये कैंटो 1 की स्टोरी है। कैंटो 2 में बेलिंडा जो है उसका ट्रैवल दिखाया गया है, हैम्पटन कोर्ट की तरफ जो वो जा रही है, तो वो बोट में जा रही है रिवर थेम्स के ऊपर। लंदन का एक बहुत फेमस ये रिवर है, रिवर थेम्स, उसके ऊपर ट्रैवल करती हुई अपनी बोट में ये जा रही है बेलिंडा। अब उसके बालों को मज़ीद इस कैंटो में डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, और तमहीद बांधी जा रही है कि क्योंकि इतने खूबसूरत बाल हैं जो बाद में कट जाएंगे। उसके बाद बैरन भी तैयार हो रहा है उसी पार्टी के लिए दूसरी साइड पे। ये बैरन उस लॉर्ड पीटर की रिप्रेजेंटेशन है जिसने एराबेला फॉर्मर के बाल काटे थे। एराबेला फॉर्मर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बेलिंडा है, लॉर्ड पीटर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बैरन नाम के बंदे से की गई है। ये कैंटो 2 की स्टोरी है कि बेलिंडा की जर्नी उस तरफ जा रही है, हैम्पटन कोर्ट की तरफ। उसके बाद कैंटो 3, अब ये बेलिंडा वहाँ पहुँच चुकी है, जिस तरह पुरानी स्टोरीज़ में हुआ करता था कि पार्टीज़ में मुख्तलिफ गेम्स लोग खेला करते थे, बैठकर टाइम पास किया करते थे। तो एक कार्ड गेम हो रही है, एक ताश के पत्तों की गेम खेली जा रही है। उस गेम का नाम ओम्बर है, OMBRE, ओम्बर। तो वो गेम खेली जा रही है। अब वो बैरन भी साथ खेल रहा है, बेलिंडा भी खेल रही है, और अचानक ये मेंटली उनकी जंग दिखाई गई है, जो जहनी तौर पर वो जंग में है, वो ताश खेलते हुए, और अचानक बेलिंडा जीत जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। तो बैरन जो है उसको गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो कैंची लाता है और बेलिंडा के बालों की एक लॉक काट देता है, और वो गुस्से में भी आ जाती है बेलिंडा बहुत ज़्यादा, और अफसुर्दा भी होती है। अब उसके बाद कैंटो 4 में एक और सुपर नेचुरल बीइंग दिखाया गया है जिसका नाम है अम्ब्रियल। वो एक मिस्चीवियस नॉम है। ये नॉम क्या होता है, सिल्फ क्या होती है, अम्ब्रियल कौन है, एरियल कौन है, ये हम इसके बाद अभी प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एक ये सुपर नेचुरल बीइंग है, ये एक केव में जाता है, एक गार में जाता है, केव ऑफ स्प्लीन कहा जाता है उसको। वहाँ पे स्प्लीन नाम की एक क्वीन रहती है जिसको क्वीन ऑफ बैड टेम्पर्स कहा जाता है। बैड टेम्पर्स में क्या क्या आ जाता है, हमारे सारे के सारे रोना धोना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी पर्सनैलिटी में, वो सारी रोना, सिसकियाँ लेना, आंसू बहाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैड टेम्पर्स में आ जाता है, तो वो उनकी क्वीन है। अब ये सुपर नेचुरल मशीनरी दिखाई गई है अम्ब्रियल। ये उसके पास जाके, क्योंकि बेलिंडा के बाल कट चुके हैं, तो अब उसने रोना है। अब उसके रोने के लिए ये अम्ब्रियल जाता है इस केव ऑफ स्प्लीन में, उसके पास जाके वहाँ से कुछ साइज़, कुछ आहें भरना और कुछ आंसू वो लेके आता है, और आके बेलिंडा पे फेंक देता है, और बेलिंडा रोना शुरू हो जाती है और परेशान हो जाती है। तो ये एक फिक्टिशियस सी एक चीज़ बनाई गई है यहाँ पे, एक स्टोरी घड़ी गई है। अब उसके बाद ये कैंटो 4 था, और उसके बाद कैंटो 5 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जेंटलमैन और लेडीज़ के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं। बेलिंडा का एक फ्रेंड है थैलेस्ट्रिस नाम का, वो इसके पास बैठा है और उसने इसको अर्ज किया है कि आप बैरन से जाके बदला लो। उससे पहले बेलिंडा का एक लवर है मिस्टर प्लम नाम का, PLUME, तो वो खुद जाता है अपने बिहाफ पर, बेलिंडा के बिहाफ पर, ताकि वो उसके बाल वापस लेके आए। बैरन ने जो बाल काटे बेलिंडा के, उसने अपने पास अपनी एक रिंग अपनी अंगूठी के अंदर प्रिजर्व कर लिए, तो वो उससे लेने जाता है और वो नहीं देता, वो धुतकार देता है उसे।
क्लैरिसा जो है वो बेलिंडा की वुमेन इन वेटिंग है, वो उसकी एक सर्वेंट भी है, इसकी फ्रेंड भी है, और थैलेस्ट्रिस भी उसका फ्रेंड है जिसने इसको अर्ज किया है कि तुम जाके बैरन से लड़ो। अब बेलिंडा जो है अपना बॉडकिन, अपना नाइफ, अपना खंजर जो है वो निकाल लेती है और लड़ने जाती है बैरन से। और ये जो जंग होती है इनकी जेंटलमैन और लेडीज़ की, इसको बैटल ऑफ सेक्सेस का नाम दिया गया है, SEXES, बैटल ऑफ सेक्सेस। तो ये लड़ते हैं, प्रॉपर इनकी जंग होती है। उसके बाद लड़ाई के दौरान उसकी रिंग कहीं गुम हो जाती है बैरन की, और उसमें से जो बाल होते हैं वो भी कहीं गायब हो जाते हैं, ना रिंग मिलती है ना बाल। और बाद में कहा यह जाता है कि वो बाल आसमान में चले गए और आसमान में जाके एक सितारा बन गए। क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरी फिक्टिशियस थी, मन घड़त थी, घड़ी हुई थी, तो इसलिए कुछ भी मुमकिन है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसके हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर बेलिंडा का, बेलिंडा जो कि एराबेला फॉर्मर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद बैरन जो कि लॉर्ड पीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैरिसा जिसका मैंने अभी बताया बेलिंडा की फ्रेंड भी है और उसकी देखभाल भी करती है। थैलेस्ट्रिस ये भी उसका फ्रेंड है जो अर्ज करता है इसको कि तुम जाके बैरन से फ़ाइट करो, लड़ो उससे। मिस्टर प्लम ये बेलिंडा का लवर है जो उसके बिहाफ पर बैरन से बाल लेने के लिए जाता है बेलिंडा के। शॉक, ये मैंने स्टार्ट में बताया कि बेलिंडा के डॉग का नाम है। और पोल जो है ये बेलिंडा के पैरट का नाम है, उसके तोते का नाम। उसके बाद एरियल, एरियल उस सिल्फ का नाम है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और सप्लीन ये उस केव में जो अब्रियल जाता है साइज़ और क्राइज़ और आंसू और ये सारी चीज़ें लेने के लिए, तो वो सप्लीन एक गार में रहती है, क्वीन ऑफ बैड टेम्पर्स जिसको कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एपिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे पहले एक लॉन्ग पोइम होती है, एक बहुत लंबी पोइम होती है, काफ़ी सारी बुक्स में होती है, 10 से 12 बुक्स में होती है। अभी हम एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमें एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो हम मॉक एपिक को देख सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग पोइम होती है, 10 से 12 बुक्स में होती है। नैरेटिव स्टाइल होता है, स्टोरी बताई गई होती है इसके अंदर। ग्रैंड हीरोज़ होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े हीरोज़ दिखाए जाते हैं। वॉरियर्स होते हैं, मैजेस्टिक हीरोज़, बड़े सीरियस फाइट्स दिखाई जाती हैं। गॉड्स और गॉडेसेस का एक्टिव रोल दिखाया जाता है क्योंकि ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन चल रही है एपिक, तो उस दौर में गॉड्स और गॉडेसेस का बड़ा एक्टिव रोल दिखाया जाता था। जर्नी टू अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड कहते हैं मुर्दों का शहर जहाँ पे डेड पीपल रहते हैं, द सिटी ऑफ द डेड। तो अंडरवर्ल्ड की तरफ एक जर्नी दिखाई जाती है। उसके बाद ग्रैंड स्टाइल, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल दिखाया जाता है, मेजेस्टिक स्टाइल दिखाया जाता है एपिक के अंदर। जिस तरह मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया कि सैटर्न जो है वो गॉड से हार चुका है 3 दिन की जंग के बाद, लेकिन अभी भी उसको इज्जत रास नहीं आ रही और वो रोब झाड़ रहा है और बड़े मेजेस्टिक और हैवी किस्म के डायलॉग्स बोल रहे हैं, रोब वाले। तो ये ग्रैंड स्टाइल है उसकी एपिक का। उसके बाद वॉर्स और बैटल्स, बड़ी बड़ी जंगें और इस तरह की जो फाइट्स हैं वो दिखाई जाती हैं उसके अंदर। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हीरो, हीरो की तैयारी दिखाई जाती है, किस तरीके से वो जंग के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, म्यूज़ को इन्वोक किया जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में भी सब कुछ कवर कर चुके हैं। म्यूज़, ज़्यूस की जो शादियां थी, उन शादियों में से जो इसकी 9 बेटियां पैदा हुई, उनको म्यूज़िस कहा जाता है। इसकी दुनियावी शादियां जो हुई, दुनिया में जो किसी लड़की से शादी करता था, ज़्यूस, ज़्यूस कौन था? सब गॉड्स का फादर। तो गॉड्स का जो सब गॉड्स का जो फादर था उसको ज़्यूस कहते हैं। जब वो दुनिया में किसी लड़की से शादी करता था तो वहाँ से जो बेटियाँ इसकी पैदा हुई, टोटल 9 बेटियाँ थी इसकी, तो उनको म्यूज़ कहा जाता है। तो गॉड्स गॉडेसेस वगैरह आसमानी चीज़ों को और ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं। और ये जो म्यूज़िस थी ये राइटिंग्स के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करती थी। मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अल्लाह ने मुझे इसका शर्फ बख्शा, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह हम कोई थीसिस या कोई भी बुक हम देखते हैं, बुक के स्टार्ट में एक्नॉलेजमेंट लिखी होती है। एक्नॉलेजमेंट में ये लिखा जाता है कि सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे शर्फ बख्शा ये राइटिंग लिखने के लिए। इसी तरीके से जब भी लोग एपिक लिखा करते थे तो वो म्यूज़िस का शुक्रिया अदा किया करते थे। ट्रेजडी लिखा करते थे, एक म्यूज़ जिसका नाम मेल्पोमीन था उसका शुक्रिया अदा किया करते थे। उसके बाद एक कॉमेडी की जो म्यूज़ है थैलिया, उसका शुक्रिया अदा किया करते थे। यूरेनिया जो कि एपिक की म्यूज़ है उसका शुक्रिया अदा किया करते थे। तो इस शुक्रिया अदा करने को हम कहते हैं इन्वोक करना।
इन्वोक करना एक म्यूज़ को, तो यहाँ पे म्यूज़ को की इन्वोकेशन भी हुआ करती थी एपिक में। अब हम देखते हैं कि ये रेप ऑफ द लॉक कैसे एक मॉक एपिक है। तो स्टोरी हमने सारी डील कर ली। उसके बाद असल में एपिक में हमने देखा कि 10 से 12 बुक्स होती हैं, इतनी लॉन्ग पोएम होती है, लेकिन यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक ही बुक में कवर कर दी गई। तो सबसे पहले तो ये मॉकरी थी एपिक के ऊपर, एपिक स्टाइल के ऊपर। स्टाइल नैरेटिव ही है लाइक एपिक, क्योंकि स्टोरी तो बताना लाजमी था। उसके बाद एपिक के अंदर ग्रैंड हीरोज़ दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज हीरोइन है। एक तो हीरो नहीं है, हीरोइन है, और दूसरे नंबर पे ग्रैंड नहीं है, ट्रिवियल, एक आम लड़की दिखाई गई है। कोई वॉरियर, कोई ऐसी लड़की नहीं है, एक आम नाजुक मिजाज सी लड़की है। उसके बाद एपिक के अंदर गॉड्स और गॉडेसेस दिखाए जाते हैं। यहाँ पे उन गॉड्स और गॉडेसेस को सुपर नेचुरल मशीनरी के थ्रू चेंज कर दिया गया है। इस सुपर नेचुरल मशीनरी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद एपिक के अंदर लॉन्ग जर्नी टू अंडरवर्ल्ड दिखाई जाती है, कोई लॉन्ग ट्रैवल या कोई जर्नी दिखाई जाती है। तो यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक के अंदर एक लॉन्ग ट्रैवल दिखाया गया है, जो बेलिंडा अपनी जगह से उठ के रिवर थेम्स से होती हुई, कैंटो 2 में हमने डिस्कस किया था कि वो रिवर थेम्स के ऊपर अपनी बोट के अंदर जा रही है जब उसके बालों को बयान किया जाता है। तो वो एक इसकी लंबा ट्रैवल है जो कि हैम्पटन कोर्ट की तरफ जा रही है। तो ये इसका लॉन्ग ट्रैवल था। उसके बाद जर्नी जो अम्ब्रियल की जर्नी होती है केव ऑफ सप्लीन में, जहाँ से वो आंसू और आहें ये लेके आता है बेलिंडा के लिए, तो वो भी एक जर्नी है जिसको मॉक किया गया है एपिक ट्रेडिशन को। वहाँ पे अंडरवर्ल्ड की जर्नी होती है, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रैवल और केव ऑफ सप्लीन की जर्नी दिखाई गई है। उसके बाद एपिक के अंदर ग्रैंड स्टाइल होता है, बहुत मेजेस्टिक और बहुत बड़ा और एलिवेटेड स्टाइल होता है, हैवी जंगों वाला माहौल होता है। यहाँ पे मॉक एपिक में ट्रिवियल स्टाइल है, ट्रिवियल कहते हैं बचगाना, छोटा सा मामूली सा। तो यहाँ पे ट्रिवियल स्टाइल या ट्रिवियल थीम है, मतलब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत अच्छी और कमाल एपिक है। उसके अंदर मसला क्या था, एडम और ईव की डिसोबीडियंस की वजह से जो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, वो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ इतना है कि बालों का कटना। तो ये एक बहुत ट्रिवियल स्टोरी है, ट्रिवियल कहते हैं छोटी सी मामूली सी। उसके बाद एपिक के अंदर दिखाया जाता है वॉर्स और बैटल्स और ये सारी चीज़ें जो जंगें होती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन मॉक एपिक इस रेप ऑफ द लॉक के अंदर बैटल ऑफ सेक्सेस दिखाई गई है, जो एंड पे थेलेस्ट्रिस के कहने पे बेलिंडा लड़ने जाती है बैरन से, तो वो फाइट बैटल ऑफ सेक्सेस कही गई है। वो जंग दिखाई गई है यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक फ़नी अंदाज में लड़ी गई है। असल एपिक में तो बहुत बड़ी बड़ी जंगें होती हैं। उसके बाद जो उनकी कार्ड्स गेम मैंने बताई, ओमर थर्ड कैंटो के स्टार्ट में जब हैम्पटन कोर्ट पहुँच जाती है बेलिंडा, वहाँ पे पार्टी के लिए पहुँच जाती है, और वहाँ पे फिर कार्ड गेम खेल रही होती है। जब वो बैरन से जीतती है और बैरन गुस्से में आके इसके बाल काट देते हैं, तो वो भी मेंटली एक जंग शो की गई है। तो ये भी एक मॉक किया गया उस एपिक ट्रेडिशन को। उसके बाद एपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन ऑफ हीरो होती है, हीरो की तैयारी दिखाई जाती है, कैसे वो अपनी तलवार को ठीक कर रहा है, साफ़ कर रहा है, कैसे लिबास पहन रहा है, कैसे लोगों को इकट्ठा करके जंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मॉक एपिक में बेलिंडा मेकअप करती हुई दिखाई गई है, बेलिंडा अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रही है। तो ये भी एक मॉक किया गया है उसके ऊपर। उसके बाद जिस तरह मैंने इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ आपको डिटेल में बताया एपिक में, मॉक एपिक के अंदर अब क्योंकि यहाँ पे किसी म्यूज़ ने तो उसको शर्फ नहीं बख्शा, यहाँ पे इसका जो फ्रेंड है जॉन कैरल, जो इन दोनों कैथोलिक फैमिलीज़ का असल में फ्रेंड था, तो उसने आके ये स्टोरी बताई थी अलेक्जेंडर पोप को, जिससे इंस्पायर हुआ अलेक्जेंडर पोप ये स्टोरी लिखने के लिए। तो उसने म्यूज़ की बजाय यहाँ पे जॉन कैरल अपने फ्रेंड को इन्वोक कर दिया। तो ये चीज़ें थी इसकी जो एपिक को मॉक एपिक बनाती हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता होता है इसमें से, सब्जेक्टिव टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिटेल में सुपर नेचुरल मशीनरी की तरफ, और ये सुपर नेचुरल मशीनरी का भी अलग से एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। तो एक्चुअली सुपर नेचुरल मशीनरी जो थी वॉज टेकन फ्रॉम रोज़िक्रूशियन डॉक्ट्राइन which says that earth is made up of 4 elements: fire, water, soil and air। तो ये सुपर नेचुरल मशीनरी का कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे ये लिया गया था रोज़िक्रूशियन डॉक्ट्राइन से। एक इनकी बाइबल से रिलेटेड कुछ टीचिंग्स थी, कुछ एक सरमन्स थे, खिताब थे, बयानात थे। उनमें उस एक बयान को रोज़िक्रूशियन डॉक्ट्राइन कहते हैं,
उसके अंदर ये बताया गया है कि हमारी जो दुनिया है वो 4 एलिमेंट से मिलके बनी है। आग, पानी, मिट्टी और हवा। आग मतलब कि लावा, वॉल्केनोज़, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, न ज़्यादा ठंड नहीं है। वाटर, पानी, जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। सॉइल, मट्टी, मट्टी ना होती तो हम कैसे आते हैं यहाँ पर, हम कैसे रह पाते, हम तो शायद तैर रहे होते। उसके बाद एयर, हवा मीन्स के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये 4 चीज़ों से अर्थ मिल के बनी है, ये रोज़िक्रेशन डॉक्ट्राइन कहती है। अब इन चारों एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है और औरतों के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है वो औरतें जो बड़ी क्वेरलसम होती हैं, जो लड़ती झगड़ती रहती हैं, वो जब मरती हैं तो उनकी रूह सीधी फायर में चली जाती है, आग में चली जाती है। और वो औरतों की रूह जो आग में चली जाती है उनको स्लेमेंडर्स कहते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि स्लेमेंडर कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। वो औरतें जो बहुत लड़ाई झगड़े करती हैं, लड़ाकी होती हैं, जब वो मर जाती हैं तो उनकी रूह जाती है सीधी फायर के अंदर, आग के अंदर। और ये आग का कॉन्सेप्ट रोज़िक्रेशन डॉक्ट्राइन से आया है। तो वो आग में चली जाती है और ऐसी आग वाली रूहों को स्लेमेंडर्स कहा जाता है। उसके बाद वो औरतें जो बहुत ज़्यादा पोलाइट होती हैं, सबमिसिव होती हैं। सबमिसिव मीन्स कि मर्दों के जुल्म सितम सहने वाली, कभी ना आगे बोलने वाली, शाइस्ता सी, नफीस सी और बहुत पोलाइट सी होती हैं, नाजुक मिजाज होती हैं, कभी कुछ बुरा नहीं चाहा होता किसी का। जब वो औरतें मरती हैं उनकी रूह जो है वो सीधी चली जाती है पानी में और वो निम्फ्स कहलाती हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो औरतें लड़ती झगड़ती हैं मरने के बाद उनकी रूह आग में चली जाती है और वो सलेमेंडर्स बन जाती हैं। वो औरतें जो पोलाइट और सबमिसिव होती हैं जब वो मरती हैं उनकी रूह पानी में चली जाती है और वो निम्फ्स कहलाती हैं। उसके बाद वो औरतें जो कि प्राउड होती हैं, मगरूर होती हैं और सीरियस माइंडेड होती हैं, बड़ी शार्प और शातिर दिमाग होती हैं, वो औरतें जब मर जाती हैं तो उनकी रूह मिट्टी के साथ मिलके इनको नॉम बना देती है। यहाँ पे जी साइलेंट है, कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं जी, लेकिन वैसे साइलेंट है। जिनॉम पढ़ लें या नॉम पढ़ लें, वो इनको नॉम बना लेते हैं। वो औरतें जो प्राउड हैं, मगरूर हैं और शातिर दिमाग है, मीन्स के सीरियस माइंडेड है, वो मरने के बाद उनकी रूह जो है मिट्टी के साथ मिलके उनको नॉर्म्स बना देती है। उसके बाद वो औरतें जो कि फ्लर्टियस नेचर की हैं, जो कि फ्लर्ट करती रहती हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करती हैं, जब वो मर जाती हैं तो उनकी रूह हवा से मिलके उनको सिल्फ्स बना देती है। अब आपको सारा कुछ वो क्लियर हो गया होगा। कैंटो 1 में हमने डिस्कस किया जब ये एपिक स्टार्ट होती है, मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक, बेलिंडा के ख्वाब में एक सिल्फ आती है। ये सिल्फ वही है, ये उस सिल्फ का नाम एरियल था। तो ये एक्चुअली में ये जो सिल्फ्स होती हैं, अब आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए, वो औरतें जो फ्लर्टियस नेचर की होती हैं मरने के बाद उनकी रूह हवा में चली जाती है और हवा से मिलके उनको सिल्फ बना देती है। तो ये असल में सुपर नेचुरल मशीनरीज दिखाई गई हैं कि ये जिस तरह 4 किस्म की सुपर नेचुरल मशीनरीज होती हैं। असल में जो हाई लेवल की, सुप्रीम लेवल की सुपर नेचुरल मशीनरीज होती हैं वो सफ़ेयर्स और स्टार्स और आसमानी मामलात को देखती हैं। और जो हम्बलर काइंड ऑफ स्पिरिट्स होती हैं, जो ये छोटी मोटी रूहें होती हैं, ये दुनियावी चीज़ों को डील करती हैं। तो ये चारों जो हैं ये छोटी मोटी स्पिरिट्स दिखाई गई हैं, छोटी मोटी रूहें दिखाई गई हैं। मैं दोबारा से आपको ज़ुबानी रिपीट कर दूं, वो औरतें जो लड़ाकी होती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं, गर्म मिजाज रहती हैं हमेशा, मरने के बाद उनकी रूह भी आग से बनती है, आग में चली जाती है और वो सलेमेंडर्स कहलाती हैं। वो औरतें जो पोलाइट और सबमिसिव होती हैं, मरने के बाद उनकी रूह जो है पानी में मिल जाती है और वो निम्फ्स कहलाती हैं। वो औरतें जो प्राउड, मगरूर होती हैं और शातिर दिमाग, सीरियस माइंडेड होती हैं, मरने के बाद उनकी रूह मिट्टी से मिलती है और वो नॉर्म्स कहलाती हैं। और फाइनली वो औरतें जो फ्लर्टियस नेचर की होती हैं, वो मरने के बाद उनकी रूह जो है वो हवा से मिलती है और वो सिल्फ्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे सिल्फ का नाम लिया गया एरियल, जो स्टार्ट में बेलिंडा के ख्वाब में आकर उसको बताता है कि अभी अपकमिंग डिज़ास्टर है, कोई तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बुरी चीज़ आने वाली है, बहुत बुरा ख़तरा आने वाला है। अब ये ये सॉइल से, मिट्टी से जो बनी हुई नॉर्म्स होती हैं, कैंटो 4 में मैंने आपको बताया अम्ब्रियल नाम का एक नॉर्म
केव ऑफ सप्लीन में जाता है। सप्लीन जो कि क्वीन ऑफ बैड टेम्पर्स है, उसके पास जाता है। वहाँ से आंसू और कुछ आहें लेके आता है जो कि बेलिंडा को देता है और बेलिंडा रोना शुरू हो जाती है। वो अम्ब्रियल एक नॉम था जो मिट्टी से बना हुआ है, और एरियल एक सिल्फ था जो कि हवा से बनते हैं। और एरियल का नाम आपको याद रहे कि ये शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से लिया गया। तो यहाँ पे हमारी जो रेप ऑफ द लॉक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। तो आई होप इसके अंदर आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे।